इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अश्विनी वैष्णव जी ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ किया, आप जानते हैं दिल्ली में सीसीएस की मीटिंग हुई थी जिसको चेयर किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद ब्रीफ किया। अश्विनी वैष्णव जी ने कहा दिल्ली पर आतंकी हमला हुआ है, आतंक के खिलाफ भारत सरकार की, मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, कैबिनेट ने तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद अश्विनी वैष्णव का यह बड़ा बयान सामने आया। यानी अब आप देख सकते हैं, अब तक सारी चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जरूर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही थी। एफएसएल की टीमें मौके से लगातार एविडेंस कलेक्ट करके आगे बढ़ रही थी और उसी के बाद जब ये मीटिंग हुई सीसीएस की, तो आप समझ सकते हैं बहुत सारी चीजें सीसीएस की मीटिंग में ऐसी हुई होंगी जो बहुत बड़े और कड़े फैसले आने वाले दिनों में सबको नजर आ सकते हैं। अभी कुछ चीजों को लेकर कॉन्फिडेंशियलिटी भी बढ़ती जा रही होगी, लेकिन ये इंडिकेशंस बिल्कुल साफ है। इससे पहले भी भारत सरकार ये साफ कर चुकी थी, एक भारतीय इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि अगर एक और ऐसा कुछ हमला हुआ, देश में ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ, तो सरकार पहले कह चुकी है। तो जो बड़ी ब्रेकिंग है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को मैं जल्दी से बता देता हूं। सीसीएस की मीटिंग के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दिल्ली में आतंकी हमला हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि आतंक के खिलाफ मोदी सरकार की, भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही काम होगा। कैबिनेट ने तत्काल जांच के निर्देश दे दिए हैं, हाई लेवल जांच के निर्देश। राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता है, इससे कोई इफ एंड बट्स इसमें नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज इसमें नहीं हो सकता। देश की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट, एक एक नागरिक की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट, और जो कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। और अब यहां से एक्शन क्या होगा, सब उसके इंतजार में है। सीसीएस की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट, और अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कुछ कहा सुन लीजिए जरा एक बार। The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. तो सीसीएस की मीटिंग दिल्ली में, ये तस्वीरें सबके सामने। दिल्ली में जो कुछ हुआ, 12 लोगों की जान गई, 9 बॉडीज अब तक उनकी शिनाख्त हो गई है, आगे भी प्रक्रिया जारी है। एलएनजेपी में भी लगातार डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। आप जानते हैं प्रधानमंत्री भूटान में थे, भूटान से सीधा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से सीधा एलएनजेपी। मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल शर्मा है और मेरे पास जो जानकारी है, कोमल जी के साथ कृष्ण मोहन शर्मा जी भी हैं। कोमल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सीसीएस की मीटिंग इससे पहले जब हुई तो कई बड़े और कई कड़े फैसले लिए गए। पाकिस्तान आज तक पानी मांगता हुआ नजर आता है, लेकिन उसके बाद वापस जब अश्विनी वैष्णव ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आतंकी हमला हुआ है और मोदी सरकार की प्राथमिकता है एक एक नागरिक सुरक्षित रहे, यहां से किस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कैबिनेट की जो बैठक हुई उसके बाद ब्रीफिंग हुई। ब्रीफिंग में जो है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने साफ कहा कि कैबिनेट में इसे एक आतंकवादी और घटना माना गया, जो एक ही बहुत कायराना और घृणित कृत्य माना गया है, और इसके विरोध में प्रस्ताव भी पास हुआ। और साथ ही में उसके लिए 2 मिनट का मौन रख करके श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई जो इस ब्लास्ट में जो है मारे गए थे। हमारे साथ कृष्ण मोहन जी हैं। कृष्ण मोहन जी से जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कैबिनेट में इसे एक आतंकवादी घटना करार दे दिया, क्या इसके बाद आपको लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि जो इस तरीके की आतंकवादी घटना होगी उसके लिए बख्शा नहीं जाएगा, एक बार फिर दोहराया, और अगर पाकिस्तान का आने वाले वक्त में हाथ लगता है, क्या लगता है कि केंद्र सरकार इसके लिए क्या बड़े स्टेप लेगी? एग्जैक्टली यही सवाल कोमल हमने अश्विनी वैष्णव जी से पूछा था, तो अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि रिजोल्यूशन हमने आपके सामने पढ़ दिया है। क्योंकि भारत एक्सप्रेस का सवाल ये था कि पीछे जब सीसीएस की बैठक हुई थी तो उसमें कहा गया था कि एनी सच एक्ट ऑफ द टेररिज्म विल बी ट्रीटेड एज ए एक्ट ऑफ वार।
तो मैंने जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये रिजोल्यूशन आपको बता दिया गया है। जो मुझे लग रहा है कि सरकार अभी इस पे सावधानी बरत रही है। ये बात तय है कि सरकार ने जब इन्वेस्टिगेशन को बहुत ज़्यादा एक्सपेडाइट करने की बात की और जब इसको हीनस कह दिया और टेररिस्ट अटैक कह दिया, तो इसमें कुछ छिपाने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि टेररिज्म का पर्याय जो है वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का नाम भारत इसलिए नहीं लेना चाह रहा है अभी कि अगर अभी हम नाम लेते हैं तो इसके बहुत सारे अदर्स रिपरकशन होंगे। तो अपनी पूरी जांच पड़ताल और तैयारी और पुख्ता सबूत के साथ भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 लागू करेगा, ये मेरे सूत्र बता रहे हैं। और ये भी बिल्कुल जैसे भारत जो है, देखिए रोहित, भारत जो है वो हर जांच पड़ताल के बाद कोई स्टेटमेंट आती है भारत सरकार की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान जो है वो पहले ही दे देता है। यही अंतर है और इसलिए सरकार शायद की पूरी जांच पड़ताल के साथ, क्योंकि जिस तरीके से आज कहा गया कैबिनेट में भी कि पूरी तरह से इसमें जांच पड़ताल होगी और जांच आगे बढ़ेगी और किसी तरह भी जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसमें सरकार ने 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो जानने की बात है। कैबिनेट मतलब सरकार का मतलब होता है देश का रिप्रेजेंटेटिव। उसने एक आदेश ये दिया कोमल कि इस इन्वेस्टिगेशन को एक्सपेडाइट करके एट द अर्लीस्ट पॉसिबल इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। इसका मतलब कि सरकार के पास वो सबूत तो है कि ये टेररिस्ट अटैक जो हुए हैं इसमें पहलगांव का लिंक है, इसमें पाकिस्तान का लिंक है, लेकिन जब आप विश्व के समुदाय के पास जिन लोगों ने कहा कि हमने इसको युद्ध विराम करा दिया, या भारत को जिन्होंने फोल्डेड हैंड से कहा कि अब हमें मारना बंद कर दीजिए, उनको हम ये बताएंगे कि एक बार हमने आपको छोड़ दिया, अब बताइए आपके साथ क्या किया जाए। तो इसका मतलब ये कतई ना निकाला जाए कि भारत सरकार पाकिस्तान का नाम लेने से बच रही है या भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर 2 को लॉन्च करने से बच रही है। भारत सरकार एहतियात बरत रही है और एहतियात बरत के देश की जनता को ये भरोसा दिलाना चाह रही है कि जब हमारे पास पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो हम माकूल और अप्रोप्रिएट जवाब देंगे। कुल मिलाकर ये कहा जाए एक जिम्मेदारी वाला स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, जब भी जारी किया जाएगा, जो भी स्टेटमेंट जारी किए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपने भूटान दौरे के बाद आते ही एकदम LNJP में गए और पीड़ितों से मिले, उनका हालचाल जाना, उसके बाद CCS की बैठक हुई जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री सभी और अजीत डोभाल भी मौजूद थे। क्या लगता है कि अब कोई कड़ा कदम, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का लिया गया था, उस तरीके से एक बड़ी जांच और कड़ा कदम लेगी सरकार? जाहिर सी बात है, वाइड ओपन है कोमल। जिस तरीके से कैबिनेट ने एक जिसको कहता है कि संयमित भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक रिजोल्यूशन पास किया, रिजोल्यूशन पास करके इसको हीनस एक्ट ऑफ टेररिज्म करार दे दिया। तो हीनस एक्ट ऑफ टेररिज्म करार दे दिया और CCS ने ऑलरेडी ये रिजोल्यूशन पास किया हुआ है पहले कि एनी सच एक्ट विल बी ट्रीटेड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। कोमल जी, केएमसो में वापस भी आपके साथ आऊंगा। कोमल जी, आप प्लीज आप इस पर चर्चा कीजिए। एक तरफ तो सरकार है, कड़े और बड़े एक्शन सबको उम्मीद है और होगा भी, हर कोई ये जानता है, लेकिन प्लीज एजेंसीज के नाते आपके सोर्सेज वहां भी काम कर रहे होंगे, एजेंसीज के लिए कितना बड़ा चैलेंज इस पूरे नेक्सस को ब्रेक डाउन करने का? देखिए, जाहिर सी बात है कि सरकार अपने पत्ते कभी नहीं खोलती है। जी। मुझे याद है कि CCS बैठक के बाद जब फॉरेन सेक्रेटरी का मैं ब्रीफिंग कवर कर रहा था तो उसमें सरकार ने क्या कहा था कि हम IWT को सस्पेंड कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी दूतावास में अपने अधिकारियों की संख्या कम कर रहे हैं। वहाँ संख्या आज भी कम है, IWT आज भी सस्पेंडेड है। और उसके बाद रिजोल्यूशन पास हुआ था कि इट विल बी ट्रीटेड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। तो एक तरीके से दो इसका पक्ष है, इसको 2 तरीके से ब्रेक करके देखा जाए। पहला पक्ष जो फर्स्ट हाफ है वो ये कहता है कि इट इज ए हीनस टेररिस्ट अटैक, मतलब टेररिस्ट अटैक भारत पे हुआ है। और दूसरा पार्ट जो है वो अनटोल्ड है कि इट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। और जो उसका समाधान है वो ऑपरेशन सिंदूर 2, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा गया था कि इसको हमने अभी सीज किया है, हमने समाप्त नहीं किया है। और बार बार रक्षा मंत्री, हमारे आर्मी के चीफ वो कहते रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी कंटिन्यू कर रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के कंटिन्यू करने की गति को, रफ्तार थोड़ा बढ़ाना है। और देश की जनता को, भारत एक्सप्रेस एक भरोसेमंद चैनल है, देश की जनता को ये भरोसा दिलाने चाहते हैं, सरकार से जो जानकारी मिल रही है कि जिस किसी ने भी ये एक्ट को अंजाम दिया है वो बख्शा नहीं जाएगा। ये कैबिनेट के रिजोल्यूशन में भी पास किया गया है कि जो जिसने भी ये नापाक हरकत की है दैट दे विल बी ब्रॉट टू द जस्टिस। और इसी के लिए जो एजेंसियां हैं या सरकार की तरफ से कहें, बहुत तेजी दिखाई जा रही है, एक के बाद एक एक्टिविटी होती भी दिखाई दे रही है जो इस दिशा में की ओर लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि कैसे एक से दूसरे तार जुड़े हुए हैं, उनका खुलासा लगातार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप दोनों से मेरा ये सवाल है, मैं श्रद्धा भी मेरे साथ है, उससे ही मैं बात करूंगा, लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए केएम सर, आप खुद इस चीज का जिक्र कर रहे थे
कि हिमाकत, इतनी हिमाकत, जब ऑपरेशन 2 का डर आज भी है लोगों के मन में, उस नापाक मुल्क के मन में, बावजूद उसके ऐसी हिमाकत, ये बताने का क्या ये मैसेजिंग ये नहीं थी कि देखिए हम तो राजधानी दिल्ली में आ सकते हैं, राजधानी दिल्ली में भी कोई दूर नहीं, एक्सटीरियर आउटर नहीं, लाल किले जिस प्राचीर पर, जो आपका हमारा देश का गौरव है, जिस प्राचीर पर जाकर प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, सिर्फ मोदी जी नहीं, जितने प्रधानमंत्री रहे सब वहां पर आते हैं, आते रहे हैं, उसके सामने आकर हम ब्लास्ट करेंगे। इस हिमाकत को कैसे ट्रीट किया जाएगा, इस फन को कैसे कुचला जाएगा? इसमें 3 पक्ष है। एक पहला पक्ष यह है कि जब भारत ने यह कहा था कि ऐसी गतिविधियां जब जब होगी भारत उसका माकूल जवाब देगा, तो माकूल जवाब हमने पहलगांव में दिया जी। और पहलगांव में दिया कि हमने बहावलपुर तक को ध्वस्त कर दिया। हाँ। इसमें खबर यह आई कि अजहर मसूद के परिवार के 20-22 लोग मारे गए, लेकिन ये एक्टिविटी वहीं पर समाप्त नहीं होती है। उन्होंने अपनी कार्रवाई को जारी रखा। हाँ। और जारी रखने के साथ साथ उन्होंने भारत सरकार को एक चुनौती दी कि लाल किला के प्राचीर से आप कहते हैं कि जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देगा उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप हमें मिट्टी में मिला के दिखाइए, हम अब आपके इधर उधर नहीं, अब पहलगांव में नहीं, जम्मू में नहीं, हम राजस्थान में नहीं, हरियाणा में नहीं, हम आपके पार्लियामेंट से 4 किलोमीटर की दूरी पे लाल किले के प्राचीर के पास हम आपका हमला करेंगे और आपके लोगों को मारेंगे। हाँ। तो ये इतनी बड़ी चुनौती है जिससे निपटना सरकार को पड़ेगा। नहीं तो कहते हैं कि गम बुढ़िया के मरने का नहीं है, जम के परखने का है। अगर इस बार जवाब नहीं दिया गया तो आप समझ लीजिए कि ऐसी आतंकवादी गतिविधियां जो हैं वो बार बार देश के तमाम कॉर्नर में होंगी। मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये भी लगती है कि जिस तरीके से एक दिन पहले एक डॉक्टर के रूप में एक आतंकवादी पकड़ा जाता है, तो ये हताशा थी। हालांकि ये एक इससे ज़्यादा हमले की जो है वो साजिश थी जिसे नाकाम अब कर दिया गया है। लेकिन वो हताशा में जो है चांदनी चौक में जो ब्लास्ट हुआ वो हो गया कि एक के बाद एक जिस तरीके से पकड़े जाते, उससे पहले ही उन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। देखिए, ये सुसाइड बॉम्बर थे, सुसाइड बॉम्बर थे, तो उन्होंने एक अंजाम दिया और वो मर गए, क्योंकि उनको ये मालूम था कि जब सरकार ने फरीदाबाद के मॉड्यूल को एक्सपोज कर दिया है तो हमें भारत से बाहर नहीं जाने देंगे, कम से कम कश्मीर नहीं पहुंचने देंगे। तो ये कश्मीर है, तो दिल्ली की जनता सबसे उनको टारगेट में था। ये भी संभव हो सकता है कि उनसे मिसकैलकुलेशन हो गया और वो कहीं और उड़ाना चाहते थे। और जाहिर सी बात है कि यकीन कीजिए कि 2800 किलो, मतलब आप सोच लीजिए कि 28 क्विंटल एक्सप्लोसिव अगर पकड़ा न गया होता तो न जाने कि दिल्ली और एनसीआर के कितने इलाके को तबाह कर दिया गया होता। तो इसके लिए सैल्यूट है उस जांच एजेंसी को जिन्होंने इस मॉड्यूल को नाकाम करके वेरी ट्रू। जिस वक्त हम इस खबर को ब्रेक कर रहे थे ना केएम से, मुझे याद है मैं तब भी यही कह रहा था, एजेंसीज की हाथों ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन तब भी ये इंडिकेशंस थे कि ये चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं। श्रद्धा, अगर आपकी आवाज अब ठीक हो गई हो प्लीज रिएक्ट। बड़ा चैलेंज एजेंसीज के लिए, बड़ा चैलेंज भी है। याद होगा कुछ महीने पीछे जाए, मैं बार बार इसका जिक्र कर रही हूँ, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसके बाद सीज फायर हुई, रोहित याद होगा आपको, कहा गया था कि कोई भी आतंकी हमला युद्ध के तौर पर माना जाएगा। ये बहुत क्लियर की गई थी भारत की तरफ से बात। अब सबकी निगाहें इसी तरफ है। आज सीसीएस की बैठक हुई, उसके बाद इस बात की क्लैरिटी मिल गई कि भाई ये आतंकी हमला था, लेकिन अब इसका क्या जवाब। और एक दूसरा बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर, जिसका जिक्र आपने किया रोहित, कि भाई दिल्ली देश की राजधानी, वहां पर भी लाल किले के प्राचीर के पास आके, बिल्कुल उसके सामने आके इस तरीके का हमले का होना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सीधे सीधे चुनौती है, ये सरकार को चुनौती है, ये मोदी सरकार को चुनौती है। तो अब देश की एजेंसी के लिए तो है ही बड़ी चुनौती। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे इसका सामना करेगी, कैसे इसका जवाब देगी। और रोहित, इससे बड़ी बात कि इसके बाद ऐसा कोई भी हमला ना हो, ये कैसे सुनिश्चित होगा, कोई ऐसा हमला ना हो। मैं तो कहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0, 3.0 इसकी जरूरत ही क्यों पड़े। सीधे सीधे ऐसी बात हो कि इसके बाद इन आतंकियों की हिम्मत ना हो भारत की तरफ आंख उठा के देखने की। रोहित, परफेक्ट। केएम सर, कोमल जी आप भी मेरे साथ हैं। अभी तो हम देख रहे हैं, अभी 4 किरदार हैं हम लोगों के सामने, सब के सब व्हाइट कोट वाले, कोट वाले डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग, कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई बच्चों को पढ़ा रहा है। एक लॉबी देश में ऐसी भी तो है केएम सर, कोमल जी, जो कहती है कि ये तो मासूम बच्चे हैं, भटक गए हैं, कम पढ़े लिखे हैं, गरीब घर से आते हैं, गरीब तबके के हैं, पैसे के लिए ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन ये थ्योरी तो यहाँ पर बिल्कुल धराशायी। और इससे पहले भी कई बार हमने देखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जिनको पता है कि आईडी कैसे प्लांट करना है, प्रेशर कुकर में उसको कैसे प्लांट करना है, ये सारी चीजें थ्योरी धरी की धरी रह गई हैं अब।
बिल्कुल, और इस को लेकर के अब जो एजेंसीज हैं उनको भी संजीदा हो जाना चाहिए, क्योंकि जो तकनीक थी वो तकनीक सिर्फ देश को विकसित करने के लिए नहीं, इस तरीके के जहां एक और सरकार देश को विकसित करने के लिए आगे ले जा रही है तकनीक को, वहीं इस तरीके के लोग, इस तरीके के टेररिस्ट जो है इस तरीके के देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, वो उस तकनीक का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, ये इस पर साफ जाहिर हो गया कि एक पढ़ा लिखा तबका जो है वो भी इस तरह के काम में लगा हुआ है। केएम सर, क्या सोचते हैं? ये एक बहुत संजीदा हो जाने वाली एक क्या कहेंगे खबर है कि पढ़े लिखे जो है लोग वो अब इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, कहता है कि भगवान को हम मूर्ति के रूप में पूजते हैं और डॉक्टर जो है वो एक इंसान के रूप में, मृत रूप में, आप एक जिसको कहते हैं कि एक इंसान के रूप में लोगों का इलाज करता है और लोगों की संभावनाओं को तलाशता है, उसकी ज़िंदगी देता है। लेकिन अगर डॉक्टर ही आतंकवादी बन जाए और डॉक्टर ही इस तरीके का ब्लास्ट करने लगे, तो कल को एक तरीके से सोचिए कि जो डॉक्टर अस्पतालों में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होंगे जो कश्मीर मूल के होंगे, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होंगे जिनका आप नाम ले रहे हैं वो होंगे, तो उनसे लोग इलाज कैसे कराएगा? दरअसल इन्होंने एक पेशा जो एक इतना नोबेल प्रोफेशन था डॉक्टर का, उस पेशे को एक तरीके से बदनाम किया है। व्हाइट कॉलर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्हाइट कॉलर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप, अब एक तरीके की थियरी ये चलाई जा रही है कि आखिर ये धर्म की बात हो रही है, उनके धर्म के साथ कुछ तो हुआ होगा। हाँ। अरे आपके धर्म के साथ कुछ तो हुआ, क्या हुआ आप बताइए। इसका मतलब ये थोड़े है कि आप दूसरे धर्म के लोगों को राह चलते आप मारते रहेंगे। हाँ। एक सवाल यहाँ पर मेरे मन में भी आ रहा है केएम सर कि जिस तरीके से जिन गाड़ियों का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, आज वो एसोसिएशन में उनकी गाड़ियों को लेकर के एसोसिएशन ने भी वो किया कि अब जिसको भी गाड़ी बेचेंगे पूरा वेरिफिकेशन के साथ जो है वो हर डीलर बेचेगा। ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। निश्चित तौर पे ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर मैं अपनी कार किसी को बेच देता हूं और वो आके आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होता है और पुलिस मेरे पास आके पूछती है कि भाई आपने ये कार किसको दी थी, मुझे जो परेशानी होगी, उससे बेहतर है कि जो रेस्पेक्टिव आरटीओ है, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, वो पुलिस जो है एक तरीके से वेरीफाई करके उसको बेचे कि इसका क्रेडेंशियल कितना उचित है। हाँ। ये आदमी अगर कार खरीद रहा है तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि दिल्ली और हरियाणा के कार का नंबर पुलवामा में क्यों बेचा जा रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन कानपुर में क्यों कराया जा रहा है। तो इस मॉड्यूल को तो एक तरीके से ऐसा ग्लोबलाइज होना चाहिए कि कोई अगर गाड़ी बिकती है, केएम शर्मा की गाड़ी अगर किसी असलम साहब को बेची जाती है तो उसी समय देखा जाना चाहिए कि असलम साहब क्यों लेंगे, असलम साहब की पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि असलम साहब हमारी कार क्यों लेंगे। अब बेसिकली इतने शक के दायरे बढ़ा दिए गए हैं। हाँ। कि एक जो नोबेल प्रोफेसर डॉक्टर है उस पर सवाल उठ गया, दूसरा कि कोई आदमी गाड़ी बेचने से पहले सोचेगा कि इसको कबाड़ में बेच देते हैं, बेहतर होगा कि हम किसी को ना बेचें। आप बार बार ऑपरेशन 2 का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से इस घटना के बाद एकदम पाकिस्तान ने हाई लेवल मीटिंग की, एकदम क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इस बात की खलबली होगी कि अगर कहीं ना कहीं तार उधर से जुड़े दिखाई दिए तो भारत ने जिस तरीके से पहली बार पुलवामा की हरकत के बाद जो पाकिस्तान को जो मजे चखाए थे उसके बाद दोबारा ऑपरेशन 2 हो सकता है? कितनी संभावना है? ऑपरेशन 2 निश्चित तौर पे होगा, यकीन मानिए। जो मेरे अपने सोर्सेस हैं, पत्रकार का सोर्स जो है वो आमतौर पे मेरे सोर्स गलत नहीं होते। ऑपरेशन 2 होगा। और मैं ये भी बता दूं, जिस दिन ये हमला हुआ था, जिस तरीके से ये आतंकी गतिविधियां हुई थी, मैंने वो खबर दी थी कि इसके तार जो है पहलगांव से और अजहर मसूद और उसके आसपास के संगठन से जोड़े जा रहे हैं। तो इससे पाकिस्तान अब अपना हाथ वॉश आउट नहीं कर सकता। ये आप मान के चलिए कि अब 24 घंटे में, 48 घंटे में, मेरी जानकारी है कि अगले 72 आवर्स में पूरा एक भारत सरकार श्वेत पेपर जारी करेगी और श्वेत पेपर जारी करके ये पूरे विश्व को बताएगी कि इस आतंकी गतिविधि में भी पाकिस्तान का हाथ था और विश्व हमको बताए कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। और आप पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, हम पढ़ते आए ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। पाकिस्तान पहले ही 2 दिनों का नोटम जारी कर चुका है, नोटिस टू एयरमैन। श्रद्धा, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को जो अभी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जो मीटिंग हुई जिसको चेयर खुद प्राइम मिनिस्टर ने किया, गृह मंत्री जी थे, एनएसए अजीत डोभाल साहब थे, रक्षा मंत्री जी थे, उस मीटिंग के बाद अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कुछ कहा, एक बार और सुन लीजिए। The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations.
तो दिल्ली में आतंकी हमला हुआ, ये कहना है अश्विनी वैष्णव जी का। आतंक के खिलाफ भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। इसको लेकर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स लगातार शेयर की जा रही है। एक के बाद एक कदम भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो बहुत गंभीर हैं और बहुत कॉन्फिडेंशियल भी हैं। मेरे साथ कोमल जी हैं, मेरे साथ कृष्ण मोहन शर्मा जी हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी श्रद्धा है। श्रद्धा, मैं आपके पास आ गया। श्रद्धा, आप भी इस पूरे ब्लास्ट के बाद घूम रही हैं, दिल्ली एनसीआर में घूम रही हैं, आपका आना जाना भी होता है। लोगों के अंदर क्या कुछ रिएक्शन है? डर तो होगा, ऑब्वियसली डर तो होगा, भीड़ में जाने से लोग डर रहे होंगे, सारी तस्वीरें बिल्कुल ताज़ा हैं, लेकिन विश्वास कितना है कि भारत एक बार फिर उठेगा और करारा जवाब देगा? देखिए, ये विश्वास तो है भारत वालों को कि उठेगा और करारा जवाब देगा। पहलगाम में जब हमला हुआ रोहित, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि लोग उसके बाद पहलगाम नहीं गए, जा रहे हैं लोग वहाँ पर, और इसी भरोसे के साथ जाते हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान को उसका चेहरा दिखाने के लिए जाते हैं कि तुम कुछ कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं। ये तो एक बात रही, लेकिन हाँ, इस बीच जिन लोगों से इस एक दिन के अंदर जो बात हुई, सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई कुछ बड़ा होने वाला था। वो डर अभी भी समाया हुआ है, लोगों को ये नहीं पता, क्योंकि खबर यही आई कि दिल्ली के साथ फरीदाबाद, गुरुग्राम में बड़े अटैक्स होने वाले थे। तो अब जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं खासतौर पर, उनमें एक डर का माहौल बना हुआ है। उनको ये लग रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता, लोग अपना रोज़मर्रा का काम करने के लिए जाते हैं और उनको नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। जैसा कि परसों देखने को मिला कि लोग वहाँ पर रोज़मर्रा का काम करने के लिए गए हुए थे, कोई शॉपिंग के लिए कोई गया होगा, कोई ई रिक्शा चला रहा था, कोई किसी और काम के लिए गया होगा, लेकिन वहाँ ब्लास्ट हुआ और उसमें 12 लोगों की मौत हो गई। तो ये जो डर है ये ज़रूर है, लेकिन हाँ, जब इसका जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा तो ज़रूर लोगों का हौसला बढ़ेगा, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के टाइम पे देखा रोहित। हाँ। और रोहित, इससे भी बड़ी बात ये कि जो आपने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ बहुत कॉन्फिडेंशियल रहेगा, ये हम सब जानते हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला हुआ, 23 अप्रैल को ही पूरा खाका तैयार कर लिया गया था कब क्या कैसे करना है, और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। तो इस बार भी ऐसा ही होगा, किसी को नहीं पता कब क्या होना है, लेकिन इतना तय जरूर है कि अब दुश्मनों को, आतंकियों को जवाब जरूर दिया जाएगा। करारा जवाब देना चाहिए, पूरा देश चाह रहा है, सेंटिमेंट चाहिए। रईस, प्लीज मुझे बता दीजिए, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब तक जो कनेक्शन सामने आए हैं, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आगे बढ़ रही हैं, पुलवामा, ये एक कॉमन कनेक्शन निकलकर सामने आया है। वहां पर किस तरीके से एक्शन हो रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि अभी तक जो बड़ा जिस चीज को बर्स्ट किया, जिस नेक्सस को ब्रेक डाउन किया, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के भी इंपॉर्टेंट इनपुट थे। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगातार जो गिरफ्तारियां है वो अमल में लाई जा रही है, और लगभग 200 से ज्यादा जगहों पे जो है वो रेड डाली गई है। बहुत सारे लोग जो है वो क्वेश्चनिंग के लिए उनको बुला लिया गया है। जिस तरह से इसका ये कनेक्शन आया है कि पुलवामा के साथ जो है इसकी हर तार जुड़ती है इस ब्लास्ट की, तो वो उसी को लेके जो है दक्षिण कश्मीर में लगातार जो है वो रेड जारी है, लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया लिया जा रहा है। और आज भी 2 और डॉक्टर जो है उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। तो लगातार जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार जो है वो गिरफ्तारियां अमल में ला रहे हैं, ताकि जो ये पूरा ब्लास्ट है इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी हो जाए और पूरी तरह से ये साफ किया जाए कि आया कौन इस ब्लास्ट के पीछे थे, कहां से साजिश रची गई थी। और जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो OGWs है, जो मिलिटेंट्स के एसोसिएट्स है, उनके खिलाफ भी जो है वो कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म की जो नीति है उसको अपनाते हुए जो है लगातार यहाँ पे लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुला लिया जा रहा है। और वही जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो चाहे वो जमात इस्लामिया के वर्कर्स हो या ऐसे लोग जो कि इन टेररिस्ट की सहायता करते हैं या जो आतंकवादियों के मददगार है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बता दें कि शोपियां में, खाली शोपियां और पुलवामा में 200 जगहों पे जो है वो रेड डाली गई, और इसके अलावा सोपोर में 30 जगहों पे, और भी जिलों में जो है 39 जगहों पे जो है वो गांधरबल में। तो लगातार हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो रेड्स डाली जा रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये इस चीज की पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पूरी ये साजिश जो है कहाँ से रची थी, किस तरह से जो उमर है वो इस पूरे घटनाक्रम में जो है वो इन्वॉल्व है, किस तरह से इसके लिंक जो कश्मीर से जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस भी जो है कोई स्टोन जो है वो अनटर्न नहीं छोड़ रही है, ताकि जो तमाम सबूत जो है उनको सामने लाया जाए और पूरा जो भी इस ब्लास्ट में इन्वॉल्व है उन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो यही वजह है कि लगातार हम कश्मीर में देख रहे हैं खास तौर पे कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो नकेल कस रहे हैं OGWs पे, मिलिटेंट्स के एसोसिएट्स पे, और लगातार यहाँ पे गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई जा रही है। ठीक है।
ठीक है, कृष्णमोहन शर्मा सर, यहां से आगे क्या, क्योंकि अब तक हर कोई इंतजार कर रहा था और अब सरकार भी मान चुकी है कि ये आतंकी हमला है, यहां से आगे क्या? सरकार को करीब 72 घंटे का समय लगा ये जांच को इस निष्कर्ष पे पहुंचाने के लिए कि आतंकी घटना थी, आतंकी हमले हुए हैं। और मैं फिर बता रहा हूं कि मेरे सूत्र बता रहे हैं कि अगले 72 घंटे के अंदर सरकार एक वाइट पेपर जारी करेगी, जिस वाइट पेपर में पूरे सबूत के साथ और डेटा इलस्ट्रेशन के साथ ये बताया जाएगा पूरे विश्व को और भारत को बताया जाएगा कि आतंकी गतिविधियों के पीछे कोई और नहीं पाकिस्तान था, पुलवामा कनेक्शन था, अजहर मसूद के और जो लश्कर तैयबा और आसपास के जो संगठन थे उनके लोगों का इसमें हाथ था, ये आईईडी ब्लास्ट था। और इसकी कार्रवाई तब से शुरू कर दी गई थी जब से पहलगांव में आतंकी हमले के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। तो ये आप मान के चलिए कि अगर हमारे 12 लोगों को उन्होंने मारे हैं तो इसकी कुर्बानी उनको ज़्यादा देनी पड़ेगी। उनको हो सकता है कि 1200 लोग भी उनके मारे जाएं, लोग तो उनके मारे जाएंगे, क्योंकि सरकार पूरा कमिटेड है। सरकार ने एक फिल इन द ब्लैंक का आधा हिस्सा छोड़ दिया। सरकार ने कहा कि इट वाज ए हीनस टेररिस्ट एक्ट, और उसके बाद ये कहता है कि एनी सच एक्ट विल बी ट्रीटेड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। तो आधा करके छोड़ दिया है, बाकी जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट उसको पढ़े कि भारत ने क्या कहा। भारत ने कहा कि आतंकी हमला था और आगे लिखा हुआ था कि ऐसी जब कभी भी कोई कार्रवाई होगी तो इसको युद्ध माना जाएगा। तो जो नोशन सरकार को मिल रहा है कि ये युद्ध आर पार है, ये अंतिम प्रहार है, इस तरीके से उनका प्रहार होगा कि शायद पाकिस्तान आज के बाद अब इस तरीके की कायराना हरकत करना भूल जाएगा। यानी देश इस बात को मान लेना, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर नाउ। ऑब्वियसली वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर नाउ, क्योंकि जब उसमें कहा गया है, जब IWT जब सस्पेंड किया गया था तो उसके बाद ही ये कहा गया था, कैबिनेट ने पूरा पास किया था, CCS ने पास किया था कि एनी सच एक्ट, मैं फिर कह रहा हूं इन्वर्टेड कॉमा में, एनी सच एक्ट विल बी ट्रीटेड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। ये सरकार का डॉक्यूमेंट है, ये किसी हमारा या किसी मिनिस्टर का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कैबिनेट का डॉक्यूमेंट है। तो आधी बात जो है सरकार ने आज कह दी, आधी बात जो है सरकार। तो ये इंडिकेशन बिल्कुल साफ है, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर नाउ। इससे पहले CCS की मीटिंग जब हो रही थी, उससे पहले भी भारत एक्सप्रेस ने थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का वो बयान आपको सुनाया था। द्विवेदी साहब ने साफ कर दिया कि अगर भारत पर फिर हमला हुआ तो आतंकी हमला माना जाएगा। एक बार सुन लीजिए क्या कुछ कहा था। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसके इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसके इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। तो मैसेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मेरे साथ फोन लाइन पर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल सर, सबसे पहले आपको नमस्ते, जय हिंद। मुझे यहां से बता दीजिए, अब तो सरकार मान चुकी है आतंकी हमला, और उससे पहले सरकार साफ कर चुकी थी कि अगर इस तरह का कोई हमला हुआ, इट विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। दैट्स राइट, थैंक यू वेरी मच। मैं भारत एक्सप्रेस को बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि वो ये बोल रहे हैं ये एक्ट ऑफ वॉर है। अगर भारत सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये आतंकवाद का इंसिडेंट है तो ये एक्ट ऑफ वॉर है और इसके ऊपर उचित कार्रवाई हो रही, स्टार्ट हो चुकी है होगी। अभी तक हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, पर जो एक्शन लेंगे वो जॉइंट टीम, डिफेंस फोर्सेस की जॉइंट टीम, जिस तरह करेक्ट एक्शन होगा इस समय लिया जाएगा। पर सबसे बड़ी बात यह है, सिर्फ भारत बॉर्डर के ऊपर एक्शन की बात नहीं है, हमारा मेन प्रॉब्लम है इंटरनल सिक्योरिटी, और इंटरनल सिक्योरिटी में को हनन कर रही है वो स्लीपर सेल्स। मैं दोबारा ये फ्रेज तोते की तरह रिपीट करता हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपके स्लीपर सेल्स फैले हुए हैं। सबको पता है स्लीपर सेल्स क्यों है, रेडिकल इस्लाम इनको सपोर्ट कर रहा है, नॉर्मल इस्लाम नहीं, रेडिकल इस्लाम सपोर्ट कर रहा है, और इसको रेडिकल इस्लाम को अब ये सबक सिखाना ही पड़ेगा। और इसलिए अब जो भारत ने कार्रवाई शुरू करनी है, अब हम उसकी वेट करेंगे
उसमें हम अभी टिप्पणी नहीं करेंगे। पर हमको इतना पता है कि आपको पाकिस्तान ही नहीं बांग्लादेश की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों साथ में काम करेंगे। हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान ही हमारा दुश्मन है, तो हम भूल जाए इस समय। चाइना सप्लाई कर रहा है और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को तैयार कर रहा है। टोटल फाइनेंसेस आ रहे हैं, कोई गरीबी नहीं है इन देश में, जहां तक कि आतंकवादी का सवाल है। बख्शी सर, जब आप बोलते हैं ना तो देश सुनता है। मैं जानता हूं कि आप कुछ चीजों पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब एक एक भारतीय इस बात को मान लेना, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद अ टेरर स्टेट। नाम सब जानते हैं, लेकिन अब OP2B, OP सिंदूर 2 भी जल्द होगा, ये तो हर कोई मान लेना। ये इंडिकेशन तो स्ट्रांग है ना? बिल्कुल स्ट्रांग है, मगर मेरे हिसाब से तो ये सिंदूर खत्म कहाँ हुआ है। आप उसको 2 क्यों बोलते थे? एज फार एज आई एम कंसर्न इन एक्सटेंशन ऑफ सिंदूर, इट इज कंटिन्यूइंग, इट इज नेवर एंडिंग। एंड बाय द वे, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा सिंदूर जो कि हम सोच बैठे हैं। डन। तो आप देखते हैं कैसे होता है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी सर। दिस इज नॉट ऑपरेशन सिंदूर 2.0, इट्स कंटिन्यूड टू बी कंटिन्यूड। बख्शी सर, मैं एक और रिएक्शन आपसे चाहूंगा। बख्शी सर, आपने बोला कि हमें सिर्फ एक तरफ नहीं देखना, इससे पहले भी हम 2 फ्रंट वॉर, 2.5 फ्रंट वॉर, अब मैं मान लूं 3 फ्रंट, और उसके लिए भारत सरकार को, भारतीय फोर्सेस को तैयार रहना चाहिए। आपको मैं अब आश्वासन देता हूं कि ये भारत सरकार बिल्कुल रेडी है, और वो 3 फ्रंट वॉर की बात होगी। ठीक है। चाइना को मत भूलिए आप, ठीक है? अभी तो मीठी मीठी बातें होती हैं चाइना से कभी कभी, पर चाइना बिल्कुल सप्लाई कर रहा है। उसने बांग्लादेश को भी J-17-20 देने शुरू कर दिए हैं। हम ये ना सोचें कि हमारा शुभ चिंतक है किसी तरीके से। तो अब अगर, और दूसरी बात यह है, ये फ्रंट की बात लड़ाई नहीं है, अब तो अंदर भी हमको उतना ही सतर्क रहना पड़ेगा। अभी हम एक बात और बता दूं, हमको इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ सिविल डिफेंस को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये आतंकवादी हमले होते हैं तो ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि हमारे को अपने लोगों की रक्षा करें। मैं बंदूक से रक्षा की बात नहीं कर रहा, पर मैं वो सिस्टम्स, ताकि उनको कम से कम प्रताड़ना हो अपने सिविलियंस को, उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। बख्शी सर, मगर ये क्या है? हम कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी तक तो भारत एक सशक्त मुल्क है, जिम्मेदार मुल्क है, हमारी सरकारें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, किसी मुल्क का हमने नाम नहीं लिया, लेकिन पड़ोसी मुल्क ने नोटम जारी कर दिया। आप बेहतर समझते हैं इन चीजों को? देखिए, पड़ोसी मुल्क ने नो टाइम जो जारी किया है, और उनको जारी करना है। अगर उन्होंने मिलिट्री एक्टिविटी बॉर्डर पे स्टार्ट करनी है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वर्ल्ड एविएशन बॉडी उनको हटा देगी अगर उन्होंने नो टाइम नहीं इशू किया नोटिफिकेशन टू एयरमैन कि उनकी कौन सी हाइट्स सैनिटाइज है, कहाँ पे सिविल एयर नहीं जा सकती, ये सारा बताना उनकी जिम्मेवारी है। और बाद में जब लड़ाई होगी हम भी नो टाइम इशू करेंगे, तो इसमें दो राय नहीं है। जी, परफेक्ट बख्शी सर। श्रद्धा, आप सुन रहे हैं, बख्शी सर भी मेरे साथ जुड़े हैं। आपके मन में कुछ सवाल आए, क्योंकि वो साफ कह रहे हैं। देखिए, अगर बख्शी सर ने कह दिया ना, मैं ये मानता हूं मैन इन यूनिफॉर्म, वंस इन अ यूनिफॉर्म, ऑलवेज इन अ यूनिफॉर्म, वो कह रहे हैं OP सिंदूर 1, 2, 3 क्यों कर रहे हो? ये तो टू बी कंटिन्यूड वाली चीजें, और ये जब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक आतंक पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, उस आतंक के ताबूत में आखिरी कील हम ना ठोक दे, हमारी फोर्सेस ना ठोक दे। रोहित, मैं सुन रही थी बख्शी साहब को। बख्शी साहब ने बताया, बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट की कि हम सिर्फ पाकिस्तान को ना देखें, हम बांग्लादेश को भी देखें, हम चाइना को ना भूलें। बख्शी साहब अगर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो मेरा एक सवाल ये था, क्योंकि 10/11 को ये हुआ है, 26/11 हम कभी भूल नहीं पाते, कुछ ऐसा कि उन आतंकियों को याद दिलाया जाए कि 26/11 भी क्या था, और यह उसका भी बदला है, और हम उसका बदला ले रहे हैं पिछले सारे आतंकी हमलों के, ताकि उसके बाद फिर आतंकियों की हिम्मत ना होने पाए। आप उसमें पार्लियामेंट अटैक भी ऐड करिए, बिल्कुल, और उसमें और कई चीजें हैं जो आपको अटैच करनी पड़ेंगी। पर मैं आपके सेंटीमेंट से बिल्कुल वाकिफ हूँ, और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये अब हमको करना होगा। पर हमारे जो जितने सिटीजन्स हैं, हमको एक साथ होके अब गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा, भारतीय फोर्सेस को सपोर्ट करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना होगा एज एन ऑनेस्ट सिटीजन।
बिल्कुल बख्शी साहब, सपोर्ट करना होगा और पूरा भारत जो है वो एक साथ है, एकजुट है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ये भी देखा, लेकिन एक जो पॉइंट आउट आपने किया कि हमें बांग्लादेश को नहीं भूलना चाहिए, किस तरीके से बांग्लादेश की हरकतें निकलकर सामने आई और चाइना कैसे पीठ में छुरा घोंपने का काम कई बार किया है। तो उस तरफ जाहिर है जो सीसीएस की बैठक हुई है, या सभी फ्रंट्स पर आंखें खुली रखनी होगी, सभी फ्रंट्स पर आंखें खुली रखनी होगी। मुझे स्क्रीन पर कोचर सर भी नजर आ रहे हैं। कोचर सर, इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन माय पैनल। सबसे पहले नमस्ते, जय हिंद आपको। कोचर सर, आज तो सरकार ने भी मान लिया, अभी कृष्ण मोहन शर्मा सर मेरे साथ जुड़े हैं, सीनियर हैं हमारे, लगातार हम उनको देखते हैं, सुनते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, सवाल पूछते हैं, सरकार से सीधा सवाल पूछते हैं। 72 घंटों से ज्यादा का वक्त लग गया सरकार को ये बताने में कि ये एक आतंकी हमला था, दिस इज अ टेरर अटैक। यहां से आगे क्या, क्योंकि सबके मन में एक ही चीज घूम रही है, क्योंकि सरकार ने कहा था, इससे पहले जब सीसीएस की मीटिंग हुई थी तब भी ये बातें आई थी निकलकर सामने, ओपी सिंदूर के वक्त में बातें आई थी सामने, एनी सच एक्ट विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। सो वी आर इन अ वॉर नाउ। देखिए, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है अभी हमारे सामने है, क्योंकि 3 दिन लगे हैं सरकार को। आफ्टर ऑल सरकार कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती थी, उसके पास पुख्ता एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो एनआईए, एनएसजी और आपका एफएसएल है, सारी एजेंसीज लगी हुई थी, और फिर उसके बाद जो भी रिपोर्ट्स आई है सरकार के पास वो पॉइंट कर रही हैं, और हम मीडिया में भी इसका काफी जिक्र हो रहा था, जिस तरीके से ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल काम कर रहा था, डॉक्टर्स काम कर रहे थे जी। अब आप देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अब हम ऑपरेशन सिंधु 2.0 ऐसे करके बात करते हैं, बहुत हल्के में बात करते हैं, और ये बहुत सीरियस है मुद्दा। देखिए, अगर आपको लड़ाई पे जाना है या एक धावा आपने बोलना है दुश्मन के ऊपर, तो आपके पास टोटल पुख्ता सबूत होने चाहिए कि ये पाकिस्तान से ही जो पूरा इसको ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है। मुझे आज की स्टेटमेंट में मुझे अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तान का नाम लिया गया है, नहीं लिया गया अभी तक तो। बिकॉज देखिए, जब तक आप पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे, आप एक सिंधु 2.0 या एक ऑपरेशन को आगे नहीं ले जा सकते हैं, बिकॉज आपके पास एक पुख्ता प्रूफ होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान का। दूसरा एक चीज, जितने भी लोग ये अरेस्ट हुए हैं ये सारे इंडियंस हैं। आप देखिए, आपको समझना पड़ेगा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या है, और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये स्ट्रेटेजी सामने ये आई है कि ये जो मॉड्यूल था ये एक स्लीपिंग मोड में था, इसको एक्टिवेट किया गया है, ठीक है, और खास तौर पे सिंदूर के बाद एक्टिवेट किया गया है। और इसकी वजह यह है कि कल्पेबिलिटी पाकिस्तान के पास या पाकिस्तान के ऊपर ना है। और दूसरा एक चीज और आ रही है जो मैं मीडिया में पढ़ रहा हूँ, शायद आप इसका कंफर्मेशन देंगे जी। अब ये जो आपका एम्युनिशन नाइट्रेट स्मगल हुआ है, अभी ये बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेश और नेपाल के थ्रू आया है। तो अगर हम इसको बांग्लादेश और नेपाल के थ्रू अगर इसकी स्मगलिंग हुई है, तो इसमें पाकिस्तान का नाम हम कैसे ले पाएंगे? बिकॉज ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो हमको समझनी पड़ेगी। बिल्कुल जनरल आप जो बात कर रहे हैं ना बिल्कुल सही है, और लोग उससे कनेक्ट भी कर रहे होंगे। सिर्फ कहने भर से तो कुछ होगा नहीं, और एक्शन हम करेंगे ही करेंगे। हमारी लड़ाई तो आतंक के खिलाफ है। मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरे साथ कृष्ण मोहन शर्मा सर भी है। सर, मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास। एक बार मैं ना अपने दर्शकों को जरा सुनवा देता हूं कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी ने, अमित शाह ने भारत पर हमले को लेकर क्या कुछ कहा था। एक बार सुनिए जरा उनका टेक। मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, और उनको कहा कि अब की बार अगर हिमाकत की तो जवाब ऐसा मिलेगा जो आपकी पुश्ते याद करेगी। गृह मंत्री जी को आपने सुना, एक बार रक्षा मंत्री जी को भी सुन लीजिए, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार
और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। तो रक्षा मंत्री जी को भी आपने सुन लिया। पूरा देश का सेंटिमेंट इस वक्त साथ तो है। जो निर्दोषों को मारा गया है, सबके दिल में वो आग अभी भी लगी हुई है। मेरे साथ कृष्णमोहन शर्मा जी हैं। कृष्णमोहन शर्मा सर, आपने जनरल साहब को भी सुना, जनरल कोचर को आपने सुना। वो साफ तौर पर जो बातें कह रहे हैं, जनता उससे कनेक्ट कर ही रही है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आतंक के खिलाफ तो पूरे 140 करोड़ भारतीय अपनी फोर्सेस के साथ तो हैं ही अनडाउटेडली, सरकार के साथ भी हैं अनडाउटेडली, लेकिन यहां से आगे वेयर आर वी हेडिंग टू? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि सरकार बहुत एहतियात के साथ फूंक फूंक कर कदम रख रही है जी, क्योंकि अगर बांग्लादेश का एंगल है जिसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान में ही होगा? हमारे इस किसी कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ नहीं है। अगर बांग्लादेश ने ये किया है तो बांग्लादेश से भी निपट लेंगे हम। सवाल इसका नहीं है, सवाल इस बात का है कि आतंकियों ने बहुत बड़ी हिमाकत की है कि हमारे पार्लियामेंट से मात्र 5 किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस पे आपने एक तरीके से चुनौती देकर सरकार को ललकार दिया कि आप में अगर हिम्मत है तो आतंकी गतिविधियों को रोक सकें। आतंकी गतिविधियों को रोकना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर आपके घर के लोग ही इस गतिविधियों में शामिल हो जाए, व्हाइट कॉलर टेररिज्म की बात हो रही है। ये टेररिस्ट कौन है? ये डॉक्टर है। ये तो गनीमत कही है कि आके सड़क पे इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। अगर ये नापाक इरादे के लोग अगर किसी अस्पताल के वार्ड में अगर ये ब्लास्ट करते या किसी हॉस्पिटल को उड़ा देते तब क्या होता? ऐसे लोगों को हमेशा के लिए कुचलने की जरूरत है। ये चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे ये चीन के हों, चाहे अपने भारत के हों या पाकिस्तान के हों। सवाल ये है कि सरकार ने ये रीट्रीट किया है कि अगर आतंकी गतिविधियां हुई हैं तो जो लोग भी इसमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से शामिल हैं उनको न्याय मिलेगा, और वो न्याय ऐसा मिलेगा कि वो याद रखेंगे। तो मैंने जैसा कहा, उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि ये युद्ध आर पार है, ये अंतिम प्रहार है। अभी कुछ दिन के बाद आपको सुनने को मिलेगा, और यही इसी सोच के साथ और इसी नतीजे के साथ सरकार अपना कार्रवाई करेगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। मेरे सूत्र बताते हैं कि अभी कम से कम 2-3 दिन और लगेंगे पुख्ता सबूत इकट्ठा करने में। सरकार ने अपने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। इकट्ठा करने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि ये आतंकी गतिविधियां हैं। इसके बाद अब ये इसको एक तरीके से ऑथेंटिकेट करना है कि आतंकी गतिविधियां का संचालन पाकिस्तान से हो रहा था और ये बहावलपुर के आसपास से हो रहा था। तो आप इसका परिणाम आप समझ लीजिए कि परिणाम क्या होने वाला है। और यहाँ पर लड़ाई हमारी किसी देश से थोड़ी है, हमारी लड़ाई है आतंक के खिलाफ। मोदी सरकार ये प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है चीजें। मैसेज दिया आज अश्विनी वैष्णव जी ने भी कि देश की सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, एक एक नागरिक की सिक्योरिटी इंश्योर करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।